नमस्कार दोस्तों। आप सभी का अमित एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हमारे साथ श्री पंडित अमित तिवारी जी हैं, जो अमित एस्ट्रो कंसल्टेंसी के संस्थापक और वरिष्ठ ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ हैं। तो आइए पंडित अमित तिवारी जी, आपका हार्दिक स्वागत है इस पॉडकास्ट सीरीज में। धन्यवाद। तो सबसे पहले आप ये बताइए पंडित जी कि आपको इस पॉडकास्ट सीरीज का हिस्सा बनकर कैसा लगा, क्योंकि ये सेकंड एपिसोड है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमें मिले हैं आपके दर्शकों से। सो आपको पॉडकास्ट सीरीज कैसा लगा है, और कुछ बताइए कुछ इस। स्टार सीरीज में शामिल होने का मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि लोगों के पास सही जानकारी पहुंचे और उनकी समस्या का समाधान हो, जो आपके माध्यम से हम पूरा कर पा रहे हैं। इसलिए ये सीरीज जितनी मेरे लिए जरूरी है, उतने ही आज की जरूरतों को देख करके हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए ये सीरीज में शामिल होकर के मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है कि मैं अपना ज्ञान लोगों तक पहुंचा पा रहा हूँ। जी बहुत धन्यवाद कि आपने आप समय निकाल कर इस पॉडकास्ट में हमारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए ज्वाइन हुए। तो हमारे पास थोड़े क्वेश्चंस हैं, हमने किसी का नाम नहीं लेते हुए उसे जनरलाइज करके फॉर्मेट किया हुआ है क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम लोग वन बाय वन क्वेश्चंस लेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये होगा पंडित जी कि ये क्वेश्चन हमें बार बार मिल रहा है, लेकिन फिर भी लोगों में एक कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है कि क्वेश्चन ये है कि वास्तु सच में हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस पर असर करता है, या फिर सिर्फ एक मिथ है, या फिर बिलीफ है। ये बार बार हम पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको वो हमें क्लैरिफाई करना होगा पंडित जी। जी, तो मेरा वास्तुशास्त्र जो है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है, कोई काल्पनिक विषय नहीं है और हमारे जीवन पर इसका बहुत असर है। शास्त्रों के अनुसार हमारे शरीर की रचना और इस संसार की रचना पंच तत्वों से, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश से हुई है। और ये हमारे ऊपर पूरी तरह से वास्तु का प्रभाव जीवन में होता है। जैसे मान के चलिए कि अगर जल के साथ पृथ्वी तत्व मिल जाएगा तो एक नव निर्माण, एक नए बीज की उत्पत्ति हो सकती है। लेकिन अगर जल के साथ अग्नि का मिलन हो जाए तो फिर वो अग्नि बुझ जाएगी, तो प्रोग्रेस रुक जाएगा। इसलिए वास्तु जो है वो इन तत्वों को संतुलित करने का एक, जो हमारे ऋषियों ने संतुलित और सरल उपाय दिया है समाज को, उसी पर आधारित है। तो निश्चित रूप से वास्तु जो है वो वैज्ञानिक है और हमारे जीवन पर ज़रूर ही ज़रूर असर डालता है। जी पंडित जी, धन्यवाद। आपने फिर से एक और बार ये साबित किया कि वास्तु बिल्कुल साइंटिफिक है। इसमें कोई अगर मैं अग्नि या फिर पानी तत्व को गलत इससे मिक्स कर देते हैं, तो फिर ये गलत रिजल्ट हमें जी, केयरफुली यूज जब करना जब चाहिए। तत्व के संतुलन बिगड़ेंगे, जब जब तत्व के संतुलन चाहे शरीर में बिगड़े या हमारे घर में बिगड़े, तो हमारे जीवन पर उसका प्रभाव आएगा। जी पंडित जी। तो हमारा दूसरा सवाल ये है पंडित जी कि घर में लोग सबसे बड़ी वास्तु की कौन कौन सी गलतियां अनजाने में कर बैठते जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी सभी लोग वास्तु के विषय में जागरूक हो गए हैं, लेकिन फिर भी पर वो जाने-अनजाने में कुछ ना कुछ गलतियाँ कर ही देते हैं। जैसे मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा लोग जो है सिटिंग पोजीशन, जो सोने की दिशा है, उसमें शास्त्रों में, जो हमारे वास्तु शास्त्र है, उसमें हर विषय पे एक बहुत ही साइंटिफिक रीज़न है कि ऐसे क्यों करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अच्छा-सा घर है, लेकिन लोगों का बेड पोजीशन अगर गलत हो गया, तो वो हमारे जीवन पे असर डाल सकता है। तो सिटिंग पोजीशन जो है, वो लोग पूरी तरह से फ़ॉलो नहीं करते शायद। शायद बिस्तर में सोते समय भी इधर-उधर सो जाते हैं आके थक के। तो उसका ख्याल रखना चाहिए। दूसरा, गलती करते हैं वो लोग मिरर में। हमारे घर में कहाँ मिरर लगाना चाहिए और कहाँ मिरर नहीं लगाना चाहिए, इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। मान के चलिए, जैसे दरवाजे के ठीक सामने हमारे
कोई बड़ा मिरर ना हो, नहीं तो वो क्या हमारे ऊर्जा को प्रवाह अंदर नहीं आने देता है, उसको रिफ्लेक्शन करके बाहर कर देता है। और हमारी जो मिरर है उसको ऐसे जगह पे ना लगाए जहाँ पे जो उस मिरर में नकारात्मक चीज़ों की छवि आ जाए, जैसे डस्टबिन हो गया, टॉयलेट की सीट हो गए, तो ऐसे जगह मिरर ना लगाएँ जहाँ से मिरर में ये चीज़ें दिख रही हों। नहीं तो वो नेगेटिव एनर्जी को रिफ्लेक्स करके घर में प्रवाहित कर देता है नकारात्मक ऊर्जा। तो ये 2 जो चीज़ें हैं, ये लोग अक्सर भूल कर बैठते हैं अपने घरों में, वास्तु के हिसाब से उसको नहीं लगा पाते। जी, 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 पंडित जी, आपने एक बहुत ही अच्छा सजेशन दिया कि मिरर प्लेसमेंट, यानी दरवाजे के सामने मिरर नहीं रखना चाहिए या फिर हाँ। डस्टबिन्स के सामने मिरर नहीं नहीं रखना चाहिए, और सोने का जो डायरेक्शन है, उसे भी हमें फिक्स करना चाहिए। और यही इसी नियम का पालन हमको उद्योगों में भी करना चाहिए। जैसे दुकान में हमको ऐसी जगह मिरर नहीं लगाना चाहिए जहाँ से हमारा पूरा हमारा कबाड़, हमारा वेस्टेज जो है वो दिख जाए। या हमारी अधूरी बनाए हुए माल, जैसे हमने आधा कच्चा माल बनाया है, प्रोडक्ट पूरी तरह से तैयार नहीं है और हमने ऐसी जगह रख दिया जहाँ पे मिरर का रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो उससे क्या होगा कि हमारी चीज़ें जो है वो रुक जाएँगी। हमारा प्रोग्रेस जो है वो रुक जाएगा, हमारा प्रोडक्शन पे उसका असर आ सकता है वास्तु के हिसाब से। अद्भुत। तो आपने एक बिज़नेस वालों के लिए भी यही रूल अप्लाई करने के लिए बताया कि कैसे मिरर प्लेसमेंट से बिज़नेस में भी ग्रोथ किया जा सकता है। तो पंडित जी, अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल तीसरे सवाल पे, बहुत सारे वीडियोस आजकल यूट्यूब पे फैल रहे हैं कि अपना भाग्य उदय हो जाएगा सिर्फ ये चीज़ कर लो, अपना आपका भाग्य उदय हो जाएगा सिर्फ वो चीज़ कर लो। तो क्या ये सच में संभव है कि सिर्फ एक या फिर दो चीज़ यहाँ से वहाँ करने से घर में या फिर ऑफिस में, क्या सच में किस्मत बदल सकता है? इसमें मतलब कर्म वगैरह ये सब इम्पोर्टेंट नहीं होता है, सिर्फ चीज़ों को यहाँ वहाँ करने से ही किस्मत बदल सकता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ़ चीज़ों को इधर-उधर करने से किस्मत बदल सकती है, लेकिन सही दिशा में बढ़ाया हुआ आपका एक कदम भी आपको तो आगे की दिशा निर्धारित कर सकता है। यदि आपने पहला निर्णय सही लिया है, तो शायद आपको आगे के रास्ते मिल जाएँगे। इसलिए अगर एक-एक कदम आप सही रखते चले जाएँगे, तो आपकी सफलता आपको जल्दी मिल सकती है, बशर्ते आपका रास्ता सही हो। तो आप जब या तो उसको खुद ढूँढें या किसी उस विशेषज्ञ से बात करके उसके दिशा निर्देशों का आप पालन करें। और आजकल बहुत सारा ऐसा वीडियो लोग बना रहे हैं, जिसका मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा असर है। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत सावधानीपूर्वक अगर नियम का पालन करेंगे तो उसका असर ज़रूर आएगा। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि सिर्फ चीज़ों को यहाँ वहाँ करने से ही रिजल्ट नहीं होता है, लेकिन आपका हमारा सोच बदल जाता है और हम सही दिशा की ओर बढ़ते चले जाते हैं। एक-एक करके चीज़ें अपने आप सीधी होती चली जाती है। यही आप बताना चाह रहे हैं। कि अगर आप अपने एनर्जी को प्लेस ऑफ एनर्जी और प्लैनेट ऑफ एनर्जी को अगर आप बैलेंस कर पाए, आपने सही दिशा निर्देश का पालन किया या कहीं से आपको सही जानकारी मिल गई, तो आपके भाग्य निश्चित बदल सकते हैं। अद्भुत, अद्भुत पंडित जी। तो इसी संदर्भ में एक और सवाल, कॉमन क्वेश्चन ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट दिशा कौन-सा होता है वास्तुशास्त्र में? क्योंकि अगर मान लीजिए घर का एक मुखिया है या फिर गृहिणी है या फिर बिज़नेस ओनर है, उन सब के लिए मतलब एक चीज़, एक या एक कोना या फिर एक दिशा फिक्स होता है कि घर का मुखिया सिर्फ़ एक ही कॉर्नर पे होना चाहिए घर के, या फिर गृहिणी को एक ही कॉर्नर पे होना चाहिए, या फिर बिज़नेस ओनर को सिर्फ़ एक ही कॉर्नर पे होना चाहिए, ऐसा कुछ है? या फिर इसके ऊपर थोड़ा कुछ बताइए गुरुजी? तो वास्तुशास्त्र में सर हर दिशा का अपना अलग-अलग प्रभाव है। घर में अलग-अलग प्रभाव है, वैसे तो हमारी प्रमुख 4 दिशाएँ हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पूरब से
हमेशा हमको प्राणिक ऊर्जा प्राप्त होती है और उत्तर से हमको जैविक ऊर्जा प्राप्त होती है, जो शास्त्रों में बहुत शुभ मानी गई है। और पश्चिम से हमको रोग ऊर्जा प्राप्त होती है और दक्षिण से हमको मारक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए दक्षिण और पश्चिम से जो ऊर्जा आएगी वो नकारात्मक ऊर्जा होती है। ये तो साधारण बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिशा महत्व रखती है, जो ज़्यादा आपको जीवन में नुकसान पहुँचा सकती है, वो साउथ वेस्ट ज़ोन है। साउथ वेस्ट का जो कोना होता है, हमारे वास्तुशास्त्र में 16 दिशाएँ हैं। 4 प्रमुख दिशाएँ हैं, 4 उप दिशाएँ हैं और उनकी भी 4-4 दिशाएँ हैं। तो टोटल 16 दिशाएँ वास्तु में कंसीडर की गई हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिशा साउथ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट अगर अच्छा है, तो आपको नेचर का सपोर्ट आएगा, आपको ईश्वरीय सहायता प्राप्त हो सकती है। और अगर साउथ वेस्ट आपका खराब हो गया, तो साउथ वेस्ट जो है वो कुंडली के हिसाब से 8वां घर माना जाता है, मृत्यु का स्थान। तो वहाँ से आपको मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त हो सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा आपके जीवन में परेशानियाँ आ सकती हैं, नई-नई एक के बाद एक। तो इसके लिए सारे दिशाओं में हमको साउथ वेस्ट का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो पंडित जी हमने बोला कि मारण शक्ति, मारण ऊर्जा हमें साउथ से मिलता है। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा और ज़्यादा इलेबोरेट डीप में जाएंगे। तो आप मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई बिजनेस ओनर है या फिर घर का जो मुखिया है, उसे मैंने ये पढ़ा है कि साउथ वेस्ट में उनका कैबिन होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर साउथ वेस्ट में है तो फिर किस दिशा की तरफ उसे बैठना चाहिए, कार्य करना चाहिए? अगर स्टूडेंट है तो किस दिशा में बैठ के पढ़ाई लिखाई करना चाहिए? कहाँ पे उसका कंप्यूटर टेबल, कहाँ पे हमें ऐसा प्लेसमेंट करना होगा? जी, जी। देखिए, साउथ वेस्ट जो है, वो पृथ्वी तत्व है। तो इसलिए जो बॉस होता है, वो वहाँ बैठेगा तो एक बार चलता है। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको साउथ ईस्ट कॉर्नर जो है, जहाँ अग्निकोण है, वो हमारे जीवन में हमारा एम्बिशन बढ़ा देगा। हमारे लक्ष्य जो है वो निर्धारित करने का जो दिशा है, वो साउथ ईस्ट दिशा है। तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए और जो मालिक का केबिन है, मान के चलिए आप हमारे बॉस का केबिन है किसी बिज़नेस में, तो वो उसकी जो दिशा है वो ईस्ट की तरफ उसका मुँह होना चाहिए या नॉर्थ की तरफ उसका मुँह होना चाहिए और वेस्ट की तरफ साउथ की तरफ मुँह नहीं होना चाहिए सर। साउथ वेस्ट में हम अपने वज़न वाली चीज़ों को, तैयार माल को रख सकते हैं, जो रॉ मटेरियल है, उसको साउथ वेस्ट में रखना चाहिए और जो बना हुआ तैयार मटेरियल है, उसको नॉर्थ वेस्ट में रखना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट में कंप्लीटेड आइटम्स को रखना चाहिए। जी, जी। थैंक यू पंडित जी। तो हमारा अगला सवाल ये है पंडित जी कि एस्ट्रोलॉजी सच में करियर और पैसे की ग्रोथ प्रेडिक्ट कर सकता है या सच में? या फिर क्योंकि करियर तो बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक होता है कि हम खुद चूज करते हैं करियर को, या फिर आपका क्या कहना है कि करियर हमें हमारे कुंडली में ऑलरेडी होता है या फिर हमें चूज करने का फ्रीडम होता है? देखिए, हमारा जो हिंदू धर्म शास्त्र है वो पूर्व जन्म के सिद्धांतों पे आधारित है। लोगों को हमको जैसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि हमारा जो जन्म है वो पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार निर्धारित रहता है। शरीर बदल जाती है पर आत्मा वही रहती है। तो जीवन में हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म है उसके अनुसार हमारा भाग्य निश्चित होता है 50% और 50% हमको हमारे कर्म से हमारा भाग्य निश्चित होता है। तो जीवन में ज्योतिष का और वास्तु का, आपके कर्मों का और आपके भाग्य का आधा-आधा प्रभाव आता है। लेकिन आप इस बात को समझ के चलिए कि किसी भी मनुष्य के जीवन में जो भी घटित हो रहा है, वो ग्रहों के प्रभाव के कारण ही हो रहा है। अगर कोई राजा है, तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही इस जन्म में राजा है और उसमें अगर वो
सच्ची मेहनत और लगन से काम करता है, तो उसकी सफलता और बढ़ जाती है। तो अगर 50% तो आपका ज्योतिष के हिसाब से ही शुरुआत आपकी होगी और उसके बाद आप जो व्यक्तिगत रूप से जो आप मेहनत करेंगे, जो आप सच्ची लगन और लगातार मेहनत करेंगे, तो भाग्य में बदलाव भी संभव है, आपको और उन्नति की प्राप्ति हो सकती है। जी, पंडित जी इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। तो मान लीजिए कि एक इंसान अपने जीवन में हमेशा बार-बार फेल होते ही जा रहा है और उसे ये लग रहा है कि अ, पता नहीं काश मेरे पूर्व जन्म का कुछ पाप होगा, कुछ होगा। तो अगर पता भी चल गया उसे ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेंसी में पता भी चल गया, तो वो अब यहाँ पे तो उसको 100% पता है कि मेरे पूर्व जन्म में ये सब गलतियाँ हो चुकी हैं। तो अब ज्योतिष का कैसे यूज़ ले सकता है वो? क्योंकि अगर सब कुछ कर्म के ऊपर ही डिपेंड है, तो चाहे वो कुछ भी कर ले वास्तु या फिर ज्योतिष में, यहाँ उसका कुछ उधार होने वाला नहीं है कि या फिर हो सकता है? आपका क्या कहना है? ये ज्योतिष एक समस्या बताने का एक जरिया नहीं है। वो हमारे शास्त्र उस समस्या का समाधान का वर्णन भी पूरी तरह से विस्तृत रूप से करते हैं। जैसे आप एक उचित औषधि के द्वारा जो चिकित्सक है, जो डॉक्टर है, वो आपके शरीर के रोगों को दूर कर सकता है। वैसे ही अगर सही मंत्र, साधना और पूजा, यज्ञ, विधान और जो भगवान ने जो नियम बनाए हैं, उसका पालन किया जाए। आप सच्चे सही रास्ते पर चले, सही मंत्रों का आपको ज्ञान हो जाए और आप उसका जाप करें या पूजा-पाठ जो शास्त्रों में वर्णन है, उसको आप अगर करेंगे, तो आपके कर्मों के दोषों को दूर किया जा सकता है। अच्छा। जी, जी पंडित जी। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि चाहे हमारा कर्म भी बिगड़ा हुआ हो, तो फिर भी हमारा ये जो शास्त्र है, हमें ये अनुमति देते हैं या फिर हमें ये प्रिविलेज है कि हम अपने मंत्रों की शक्ति से या फिर साधना से और अभी अच्छे कर्म करके वास्तु और ज्योतिष की मदद लेके हम अपना जीवन सुधार सकते हैं। जी, बिल्कुल। जी। तो चलिए जी अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। तो पंडित जी अगला सवाल है फ्लैट खरीदने वालों से। तो उनका ये कहना है कि फ्लैट खरीदते समय भी क्या वास्तु का ख़्याल रखना चाहिए या फिर सिर्फ़ लैंड या फिर इंडिपेंडेंट हाउस जब खरीदते हैं, तभी वास्तु का ख़्याल रखना चाहिए? क्योंकि फ्लैट्स पे ज़्यादा ऑप्शंस इन्हें नहीं मिलते हैं। तो क्या वास्तु यहाँ पे भी लागू होता है? ये वास्तु का अर्थ शास्त्रों में रहने योग्य ज़मीन से है या निवास करने वाली जगह से है। उसमें हमारा फ्लैट भी आएगा। जहाँ हम रहते हैं, वहाँ हमको वास्तु के नियमों का पालन करना चाहिए। चाहे वो फ्लैट हो, बड़ा बंगला हो या हमारा छोटा-सा झोपड़ी वाला घर हो, सबके लिए वास्तु का सही होना और उसमें सारे तत्वों का संतुलित होना बहुत आवश्यक है। तो सारे जो भी नियम हैं वास्तु से रिलेटेड वो सारे फ्लैट को भी अप्लाई हो सकते हैं। यही आप कहना चाह रहे हो? जी, बहुत सारे वास्तु विशेषज्ञ कहते हैं कि इतने फ्लोर के बाद वास्तु की उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, दोष नहीं होता है, पर ये पूरी तरह से गलत है। हम पृथ्वी ग्रह पे ही हैं, अगर हम कहीं भी हैं लेकिन हम पृथ्वी पर ही हैं, तो उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति अगर हमारे ऊपर असर आ रहा है, तो निश्चित रूप से वास्तु का भी असर आएगा। कहीं न कहीं उसका जो मूल है, वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है और जब ज़मीन से जुड़ा हुआ है तो उसका असर हमारे जीवन पे अवश्य आएगा। जी, आप तो बिल्कुल कर लीजिए। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि अगर गुरुत्वाकर्षण शक्ति अगर हमारे फ्लैट पे पड़ सकता है, तो बाकी सारी शक्तियाँ भी उस फ्लैट पे 100% एप्लीकेबल हो जाएँगी। जी। तो एक अलग क्वेश्चन आया है पंडित जी कि अ, वास्तु और ज्योतिष तो ठीक है, लेकिन ये फिर पिरामिड, नमक या फिर क्रिस्टल्स इन सब में क्या सच है? कितना सच है? या फिर ये
नॉन लिविंग थिंग्स कैसे अफेक्ट करती हैं लोगों के लाइफ? पिरामिड्स हो गए, या फिर लॉकेट हो गया, या फिर ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स आजकल मिल रहे हैं मार्केट में, तो ये सब क्या सच में हेल्प करता है? फिर ये कैसे? देखिए, पर अगर उपाय सभी बिंदुओं को विचार करके किए जाएँ, अगर आप अपने मन से कहीं से सुन के, पढ़ के और आप पिरामिड ले आए या आपने क्रिस्टल ला लिया या आपने नमक ला के थोड़ा-सा रख दिया, तो अगर वो सही डायरेक्शन में, सही जगह पे, सही ज़ोन में रखा हुआ है, तो आपको असर करेगा। और अगर आपसे कुछ गलती हो जाएगी, तो उसका उल्टा असर भी आ सकता है। इसके लिए हमेशा अगर सभी बिंदुओं पर विचार करके उपाय किए गए हैं, तो ज़रूर प्रभाव करेंगे। लेकिन कुछ भी करने से पहले मेरी राय में उसके विशेषज्ञ जो हैं, उनसे एक बार सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। पंडित जी, तो आप ये कहना चाह रहे हो पंडित जी कि ये पिरामिड और या फिर क्रिस्टल्स हो गए, या फिर जेम्स हो गए, ये सब सच में काम करता है? शास्त्रों में वास्तु दोष दूर करने के कई विधियाँ हैं, जिसमें से अध्याय और धातु अध्याय, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। अगर आप कुछ धातुएँ या कुछ रत्न ज़मीन में मैंने कहा कि जो पृथ्वी तत्व है, वो रिलेट करता है ज़्यादा वास्तु को। तो अगर हमारे घर के ज़मीन के अंदर फ्लोरिंग में डाला जाए, तो उसका ज़्यादा असर होता है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं आजकल दीवारों पे टाँग दे रहे हैं, घर में कहीं रख दे रहे हैं, तो उसका असर आएगा, लेकिन उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। तो हम हमें हमारे जो फाउंडेशन में होता है, तो फाउंडेशन के अंदर जो भी उपाय होते हैं, वो उसको करने से बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। कि दीवारों के अंदर और फ्लोरिंग में और अगर ओपन फ्लैट है, ओपन प्लांट है, तो पहले से ही उसमें वास्तु के जो दोष है वो दूर किए जाए, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप देखते हैं कि पहले के प्राचीन समय में जब हमारे मंदिर बनते हैं या हमारा कोई बड़ा चीज़ें आविष्कारिक जो कई सालों तक एनर्जाइज़ रहे, तो उसके लिए हमारे ऋषि-मुनि पहले से ही भूमि पूजन का विधान है, पहले से ही नींव पूजन का विधान है। तो जो है शास्त्रोक्त नियम का पालन करना ज़्यादा उचित होता है। धन्यवाद, आपने भूमि पूजन और नींव पूजन इन सब के ऊपर भी आपने प्रकाश डाला। तो अभी हम चलते हैं अगले सवाल पे। पंडित जी, ये मैरिज से रिलेटेड है। लोगों का एक क्वेश्चन है कि एस्ट्रोलॉजी में मैरिज टाइमिंग और कंपैटिबिलिटी बदली जा सकती है क्या? क्योंकि जो सवाल पूछ रहे हैं, उन्होंने ये बताया कि नाम चेंज करके भी कंपैटिबिलिटी सेट कर दिया जा रहा है आजकल। तो कंपैटिबिलिटी और एस्ट्रोलॉजी, मैरिज टाइमिंग, ये सब इसके बारे में कुछ बताइए। ये ज्योतिष में सभी 12 भावों में आपकी कुंडली के 12 भावों में अलग-अलग विषय का वो प्रतिनिधित्व करता है वो भाव। तो 7वाँ घर जो है हमारा वो विवाह से संबंधित माना जाता है और उसमें अगर कोई कोई दोष है 7वें घर में, तो उसको दूर करके और लाभ स्थान को सही करके और दूसरा घर जो है, उसको सही करके शादी जो है वो 3 भावों से रिलेटेड करती है, 2, 7 और 11। इन भावों में अगर कोई भी दोष है, तो हमारी शादी में लेट हो सकता है या शादी में कोई समस्या हो सकती है आफ्टर मैरिज। तो उस ज्योतिष में आपकी समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से मिल सकता है। पर लोग क्या करते हैं कि सिर्फ़ 7वें घर को देखते हैं। उनको बाकी के जो सपोर्टिव हमारे भाव हैं, उनके ऊपर भी अच्छी तरह से विचार करके और फिर काम किया जाए, तो ज्योतिष में दशा जिसको आप टाइम स्केल बोल सकते हैं, टाइम स्केल नाम का एक कंसेप्ट है। तो जब-जब आपकी दशा उस ग्रह की आएगी, तो उससे संबंधित जो चीज़ें होंगी आपके जीवन में घटित होगी। तो इस नियम का अनुसरण करके एक ज्योतिष जो है अच्छा ज्योतिष विशेषज्ञ आपको सलाह दे सकता है, जो आपके काम आ सकती है।
जी, पंडित जी। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि एक एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करके हमें ये कंपैटिबिलिटी का सॉल्यूशन निकालना चाहिए हमेशा, मैरिज से रिलेटेड। जी, और अगर कोई समस्या है, तो मैंने पहले बताया कि कुछ काम में प्रयोग, कुछ मंत्र साधना आदि जो शास्त्रोक्त हो, उसको अच्छी तरह से सावधानीपूर्वक और श्रद्धापूर्वक अगर की जाए, तो भगवान की कृपा होती है और हमारी समस्याएँ दूर होती हैं। ये हो गया हमारे मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो हमारा एक और क्वेश्चन है जो आजकल के जेंजी लोगों का है कि सैटर्न, राहु या फिर केतु से, इन सारे ग्रहों से इतना डर क्यों लगता है? ये जी। ये क्वेश्चन लोगों का है। पंडित जी, आप इस पर कुछ बताइए। देखिए, शनि जो है वो कर्म को रिलेट करता है। शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो जिस भाव में रहेगा, शनि जो है व्यक्ति को उसके कर्मों को सही करने की सीख देता है। अगर हम अपना जो हमारा आचरण है उसको सही रखें, तो शनि ज़्यादा प्रभावशाली हमको नुकसान नहीं करेगा, उल्टा हमको वो फ़ायदा करेगा। उन्होंने जो उसको एक शत्रु की तरह मान लिया है अपने जीवन में शनि, राहु और केतु को, वैसा नहीं है। अगर आपने उसके दशा में उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको आपने मैनेज की, तो आपके भाग्य बदल सकते हैं और वो आपको उल्टा फ़ायदा कर सकता है। जैसे मैं आपको तीनों के एक बताता हूँ। जीवन में पूजा-पाठ ना करके अगर आपको प्रैक्टिकल उपाय चाहिए, तो हम क्या करते हैं? हम जिस व्यक्ति को खुश करना चाहते हैं, उससे पसंद की चीज़ें अगर पिताजी को खुश करना है, तो पिताजी के मनपसंद हम अपना आचरण करेंगे। तो हमको देखना चाहिए कि ग्रहों की जो उनकी जो जो तत्व हैं, उनके जो गुण हैं, उनकी जो पसंद है, तो उसके अनुसार अगर हम अपना आचरण कर लें, तो भी हमको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक हम अपने बुजुर्गों की अगर सेवा करें, तो शनि का सबसे अच्छा उपाय है कि डाउन टू अर्थ। आप हमेशा डाउन टू अर्थ रहिए, अपने से नीचे के लोगों को और अपने से ऊपर बुजुर्गों को, असहायों को अगर आप वैल्यू कर रहे हैं, तो शनि आपके ऊपर खुश हो जाता है। और आप चलें एक शब्द में अगर राहु को कहा जाए तो आसक्ति। आसक्ति मतलब लालच। तो अगर जीवन में आपने कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया, आपने मेहनत की और वो लालच से किया, तो राहु आपके सपोर्ट करता है, तो राहु आपको फिर नुकसान नहीं कर पाएगा। और अगर केतु को आप एक शब्द में बोलना चाहें, तो केतु का मतलब होता है विरक्ति। विरक्ति मतलब डिपेंडेंट टू अदर। अच्छा। कभी भी हमको डिपेंडेंट टू अदर नहीं होना है, अपना काम ज़रूर करना है, अपने कर्म करते रहना है, मेहनत करते रहनी है और जो फल है, उसको ईश्वर के हाथों में छोड़ देना है। तो समय आने पर आपको आपकी मेहनत का फल केतु जो है, वो कई गुना बढ़ाकर वापस कर देता है। धन्यवाद पंडित जी। तो आपने बताया कि ये सारे ग्रहों से डरने के बजाय हमें हमें बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, माता-पिता की सेवा करनी चाहिए, ताकि सैटर्न स्वस्थ रहे। और राहु के लिए आपने बताया कि लालच नहीं करना चाहिए, और केतु के लिए आपने बताया कि कर्म करते रहना चाहिए। तो ये हमारे डिपेंडेंट टू अदर नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक 2 उदाहरण देता हूँ केतु के विषय में। आपने देखा होगा कि हमारे फ़िल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़े फ़िल्म स्टार थे। बहुत अच्छा उनका करियर चल रहा था और वो सब कुछ छोड़ के ओशो के आश्रम में चले गए। और 7 साल उन्होंने वहाँ पे अमेरिका में रहे और वापस जो जब वो इंडिया में आए, जब केतु की दशा 7 साल की होती है। 7 साल की जब दशा समाप्त हुई, उनकी बुद्धि बदली, तो वो जब वापस आए तो फिर से उनको वो नेम फेम स्टेटस नहीं मिल पाया। तो आपको डिपेंडेंट टू अदर नहीं होना चाहिए, आपको अपना कर्म ज़रूर करना चाहिए। और ये अभी जस्ट आप मेरे दिमाग में एक घटना आ रही है। आपने देखा होगा कि हमारे बहुत ही सम्मानित
उद्योगपति इंडिया के जी। रेमंड कंपनी के शायद ओनर हैं। और वो डिपेंडेंट टू सन हो गए। अपने बेटे के ऊपर भरोसा कर लिया और अपनी प्रॉपर्टी सब उसके नाम कर दिए और बेटे ने धोखा दे दिया। तो हमको केतु जो है, केतु से बचने का सबसे सरल उपाय है कि आप कॉमन सेंस मत खत्म करिए। आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी निर्णय लेने की क्षमता आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। किसी के ऊपर 100% आपको डिपेंड नहीं होना है। बहुत अच्छा 2 एग्ज़ाम्पल्स लेके आपने बताया। क्या आप बॉलीवुड स्टार का नाम लेना चाहते हो कि जिसके बारे में आपने एग्ज़ाम्पल दिए? जी, आप फ़िल्म स्टार आप बहुत हमारे सम्मानित और बहुत ही ऊँचे कलाकार विनोद खन्ना जी, ना वो ओशो के आश्रम में चले गए और उन्होंने जब उनकी दशा समाप्त हुई, केतु की दशा 7 साल की होती है, तो फिर जब वो वापस आए इंडिया में, तो ऐसा कहते हैं आपने देखा होगा कि उनको वो जो रुतबा है उनका वापस नहीं मिल पाया। और रेमंड कंपनी के मालिक जो कपड़े की हमारी कंपनी है, उसके नाम तो सभी जानते ही हैं। जी। मुझे इस समय नाम याद नहीं आ रहा है उनका, लेकिन ये 2 घटनाएँ जो हैं वो केतु को रिलेट करती हैं। पंडित जी, यहाँ पे आपने बॉलीवुड एक्टर के बारे में बताया कि जैसे ही उनका केतु का दशा स्टार्ट हुआ तो उन्होंने ओशो के पास गए, उन्होंने ओशो को अपनाया। तो जैसे ही वो खत्म होते ही उन्होंने वापस वापस बॉलीवुड में आने का उन्होंने कोशिश की। तो यहाँ पे उन्होंने गलत क्या किया जी कि केतु के दशा में उन्हें काम करना चाहिए था, फिर उन्हें क्या करना चाहिए था? जी, केतु की दशा में केतु के समय हमारा जी। कॉमन सेंस कि हमारे लिए क्या अच्छा है जीवन के लिए और क्या बुरा है, इसको छोड़ करके हम ज़्यादा धार्मिक हो जाते हैं या हम ज़्यादा डिपेंडेंट टू सेकंड पर्सन हो जाते हैं, अदर के ऊपर ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं। पूरी तरह से समर्पण की भावना आ जाती है हमारे बीच में। तो वैसा नहीं है, जीवन में आपको ये ज़रूर रिलेट करना पड़ेगा, इसको अलग-अलग करना पड़ेगा कि ये जो व्यक्ति बोल रहा है ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, इसके ऊपर कितना भरोसा किया जाए, ये हमारे लिए फ़ायदा है या नुकसान है, इसका आपको जो है वो मौलिक ज्ञान होना चाहिए। जैसे देखिए कि कोई बहुत बड़ा हमारा उद्योगपति है, बहुत बड़ा सेठ है दुनिया में और 70-80 साल की आयु तक उसने कई हज़ार करोड़ मान के चलिए कमाए बड़ी मेहनत से। और पूरा का पूरा जाके अनाथ आश्रम में दान कर दिया। और वो ऐसा भी हमने देखा है कि अंत समय में उसका जो अंतिम समय है वो अनाथ आश्रम में बीता। तो ये नहीं होना चाहिए। जीवन में आपको इस ज्योतिष इसीलिए है कि आपको जो है वो बैलेंस बनाएगा। आपके कर्म और अकर्म के बीच का वो सीढ़ी है जो आपको बताता है कि बॉर्डर लाइन कहाँ है, आपको कहाँ तक ही क्रॉस करना है। ने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल से हमें समझाया कि ज्योतिष हमारे लाइफ में क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि हमें पहले से ही पता चल जाता है कि कौन से ग्रह के ऊपर काम करना चाहिए, ताकि हम हमारा जो माइंड है हमारे कंट्रोल में रहे और हमें पता चले कि हमारा माइंड ऐसे क्यों चल रहा है, हमारे थॉट्स ऐसे क्यों बदल रहे हैं ग्रहों के अनुसार। जी। जी। तो पंडित जी, हमारा अगला सवाल है मुहूर्त के ऊपर। तो पंडित जी, ये मुहूर्त क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है? ये बिजनेस हो या फिर शादी हो, टाइम क्यों उतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है? वास्तु वास्तु और ज्योतिष में तो टाइम का, शायद ज्योतिष में टाइम का महत्व है, लेकिन ये मुहूर्त का थोड़ा एक बार इस पे विश्लेषण से बताइए पंडित जी। ये जीवन में टाइम, एनर्जी और प्लैनेट एनर्जी और आपका प्लेस एनर्जी, दोनों जब मिलता है तब जाके रिजल्ट आता है। तो आपको सही समय पे किया हुआ कार्य ज़्यादा प्रभाव देगा, जीवन में उसका प्रभाव ज़्यादा होगा। आपने जब जब सही निर्णय लिया, तब आपको उसका फ़ायदा होगा और जब आपने निर्णय लेते समय व्यक्ति हमेशा यही सोचता है, कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके जीवन में
कुछ गलत हो जाए। सभी यही चाहते हैं कि वो उन्नति करे, वो नेम फेम स्टेटस को प्राप्त करे। इसलिए हमारे ऋषियों ने बहुत ही इसके ऊपर विस्तृत रिसर्च करके और फिर मुहूर्त नाम का एक कंसेप्ट समाज में दिया लोगों की भलाई के लिए, कि कौन से समय पर और कौन से समय पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये एक पंचांग का विषय है जिसमें 5 अंग होते हैं, तिथि, नक्षत्र, उसका कौन-सी तिथि है, कौन-सा नक्षत्र है उस दिन, कौन-सा योग है, कौन-सा करण है। तो ये सारी चीज़ें मिला कर के मुहूर्त निकाले जाते हैं, जिसका बहुत ही महत्व है जीवन में। इसलिए तो पहले से प्राचीन काल से लोग उसको इतना महत्वपूर्ण मानते आ रहे हैं। वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है और पूरी तरह से उसके ऊपर पहले से ही हमारे ऋषियों ने बहुत सारा अनुसंधान किया हुआ है। जी, तो आप ये कह रहे हो कि हमें लाइफ में जब कुछ भी अगर नया कर रहे हैं या फिर कुछ भी बड़े डिसीजंस हैं, हमें मुहूर्त के अनुसार ही उसे स्टार्ट करना चाहिए। जी, अगर जनसाधारण इसमें देखिए 2 तरीके के लोग हैं। एक तो पूरी तरह से भगवान के ऊपर आश्रित लोग हैं, जो थोड़ा-सा भगवान के ऊपर ज़्यादा जो ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है और वो फिर थोड़े से ऊपर उठ जाते हैं। जैसे हमारे संत, हमारे साधक और हमारे जो बड़े महापुरुष लोग हैं, उनके ऊपर तो भगवान की असीम कृपा होती है। लेकिन जो जनसाधारण है, उसको अपने जीवन में मुहूर्त जो है उसको देखना चाहिए। जी, जी गुरुजी। तो आप ये बता रहे हो कि लोगों को, जो नॉर्मल लोग हैं, उनके लिए तो मुहूर्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जो सिद्ध लोग हैं या फिर अ, साधु संत या फिर सिद्ध पुरुष जो है, उनके लिए मुहूर्त उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता उनको। जी। जी। तो पंडित जी, हमारा आखिरी सवाल ये होगा आज के लिए कि 2026 में कौन-कौन से बड़े ग्रह परिवर्तन होने वाले हैं और आम लोगों के लिए इसका क्या प्रभाव पड़ने देखने को मिलेगा हमें? हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि बस अभी 2-3 महीने में 2026 आने वाला है, तो आप हमारे दर्शकों को क्या सुझाव या सलाह देना चाहते हैं? देखिए, इस ये तो एक पंचांग का विषय है। ग्रहों की स्थिति प्रतिवर्ष बदलती है। उसका असर लोगों के जीवन पे ज़रूर आता है। लेकिन वो, अगर मैं राशियों के हिसाब से बात करूँ, तो एक स्थूल तर्क हो जाएगा, एक मोटा-सा कंसेप्ट बन जाएगा और पूरी तरह से अगर इस विषय में चर्चा करनी हो, तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि अपनी कुंडली लेकर के साल के पहले ही किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाकर के दिखा लेना चाहिए। क्योंकि अगर मान के चलिए कि मैं मेष राशि की बात करूँ, तो मेष राशि में आने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो आपने देखा है कि कभी ना कभी आपने राशिफल देखा होगा टीवी पे या पंडित जी को बताते हुए, वो कभी आपके साथ वो घटना होती है, कभी नहीं होती है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि ज्योतिष गलत है, लेकिन वो एक स्थूल तर्क है। तो हर व्यक्ति का जो नक्षत्र है वो अलग है, उसमें नक्षत्र में भी 4 चरण होते हैं, फिर हर व्यक्ति की कुंडली अलग-अलग है। तो एक कॉमन जो हमारा सॉल्यूशन है, वो सबके ऊपर एक जैसा काम नहीं करेगा। कि इस साल जो शनि है, वो मीन राशि पर जा रहा है, तो इसलिए लोगों को मेहनत करना चाहिए और जो कर्म करने वाले लोग हैं, जो अच्छे से काम करेंगे, वो ये साल ज़्यादा उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। जी, जी, हाँ, जी। तो आप ये बता रहे हो कि हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए और बहुत ब्रॉडली हो जाएगा अगर हम इस सवाल पे जाएँगे, तो सबके लिए अलग-अलग आंसर होगा। तो अगर किसी को आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना होगा तो वे
हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आपसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जी, मैं सभी को उनके अनुसार शास्त्रोक्त और प्रमाणिक उपाय बताऊंगा। जी जी अमित जी। तो अमित जी, आपके जवाब बहुत ही जानकारीपूर्ण और रोचक रहे। मुझे यकीन है कि हमारे दर्शक और जो भी व्यूअर्स हैं को आज पॉडकास्ट से काफ़ी कुछ सीखने को और समझने को मिला है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। पूरी बातचीत आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, अमित एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पे, और छोटे-छोटे विकल्प और क्लिप्स हम रील्स और शॉर्ट्स के रूप में आपके लिए लाएँगे ज़रूर। तो अमित जी, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम अगली बार और भी रोचक विषयों को लेकर आएँगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, हर हर महादेव। हर महादेव।